जी मेरी आवाज आ रही है? यावर, अब्दुल रहमान, ओके ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें कोई भी ऐसे नंबर्स जो एक कोई ना कोई मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करें, हम उन मैथमेटिकल नंबर्स को सीक्वेंस कॉल करते हैं। और अगर उनका सम करना कंसर्न हो, सम करना तो सीरीज जो है वो हम लोग कंसर्न है। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने प्रॉब्लम्स किए थे उसमें दो चीजें इन्वॉल्व थी। या तो हमें कोई टर्म फाइंड करना कंसर्न होता था, या हम कोई ना कोई सम ऑफ वैल्यूज जो हैं, सम ऑफ वैल्यूज वो डिटरमिन करते थे, ठीक है ना। और इसके अलावा शायद हमारे पास और कोई दो ऑप्शंस के अलावा ऑप्शन नहीं थी, या तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स का सम, या फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स जो है उनकी वैल्यूज फाइंड करते थे। तो कभी एन फाइंड किया, कभी टी। तो एग्जाम में अब तो जो कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, तो इसमें तो शायद डायरेक्टली हम लोग पता चल जाता है हमें कि जी सीक्वेंस है जी, एपी लगेगा। लेकिन मसला तो वो ना कि जब आप एग्जाम में ऑल टुगेदर क्वेश्चन आएगा और आपके पास कोई आपको आइडिया ही नहीं हो पा रहा, तो फिर जाहिर है कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लाइक ये तो कोई मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन तो कह नहीं रहा कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग पे सोचें, मैट्रिसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ स्टेटमेंट है और हमें पूछ रहा है इतनी भी वैल्यू क्या होगी, तो फौरन हमारा माइंड जो है वो इस साइड पर ऐसे जाना चाहिए कि ये कोई सीक्वेंस ना बन रहा हो, कोई नंबर्स का कोई पैटर्न ना बन रहा हो। और अगर कोई नंबर का पैटर्न बन रहा होगा तो देन फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये वाकई सीक्वेंस है। अच्छा, एक जो चीज अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंटली, कि अगर तीन नंबर्स लिखे हुए हैं और स्पेसिफाई किया जा रहा है कि वो नंबर्स एपी में है, दैट इज ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो फिर ये एक चीज रेडीमेड है कि a plus c divided by 2, that is the arithmetic mean of a and c must equal to b, the term between them, the intermediate term between them। और फिर इसका मतलब है कि दो साइड का टर्म जो है कह सकते हैं ट्वाइस द मिडिल टर्म होना चाहिए ना। अच्छा, इसी चीज को हम अगर यूज करें, और ये क्वेश्चन है आपके पास, if fourth and 10 terms of AP are 16 and 40 respectively, यानी कि उसने एक आपको फोर्थ टर्म दी हुई है, सीक्वेंस है उसकी, उसने फोर्थ टर्म दी हुई है एंड देन जाके उसने उसकी 10th टर्म दे दी है, फोर्थ टर्म एंड 10th टर्म। तो फोर्थ टर्म जो है वो 16 है, 10 टर्म जो है वो 40 है। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जी इसकी 7th टर्म बताएं क्या है, 7th टर्म, 7वीं टर्म जो है वो क्या होगी। अच्छा, अगर आप रूटीन के पैटर्न को अडॉप्ट करें तो मैंने कहा था ए और डी ये ढूंढ लिया करें, ये आइडेंटिफाई कर लिया करें, तो आप कोई सी भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड कर सकते हो। लाइक A4 16 है, A10 40 है, तो A plus 3D 16, A plus 9D is equal to 40। ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें और यहां से A और D आपके पास आ जाएंगे। ठीक, बिल्कुल किया जा सकता है, आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। AD मिल गया तो देन 7th टर्म होगी A plus 6D। A और D की वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे तो ये 7th टर्म जो है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज आपने एग्जाम में नोट करनी है टू सेव योर टाइम, अल्टरनेटिवली जो दो टर्म्स उसने दी हुई हैं, जो दो टर्म्स उसने दी हुई हैं, वो जो दो टर्म्स हैं, वो जो दो टर्म्स उसने दी हुई हैं, एक 4 है और एक 10 है।
क्या 4 और 10 की तरफ देखिए सेंटर कौन सा बनता है, 7th बनता है ना, 7वीं टर्म बन गई। तो इसका मतलब 7वीं टर्म अगर स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो चूंकि वो 4th और 10th का सेंटर वही टर्म बनती है, तो फिर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, और ये बन जाएगा 40, 50, 56, और 56 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 28 बन जाएगी। तो 7th टर्म इज 28। ऐसे भी करके देखेंगे तो आपको ये 7th टर्म 28 ही मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर वो आपको 9 कह दे लाइक, तो 9 प्लस 4 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 तो 6.5 बनता है। तो टर्म तो 6.5 है ही नहीं, या 7th होगी। तो या तो एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली ऐसी दो वैल्यू देगा जिस, और जो टर्म आपसे पूछ रहा होगा वो उसके सेंटर में ही होगी। मतलब जैसे उसने कहा 4, हाँ, और भी बहुत सारे वैल्यूज का सेंटर जो है वो ये बनता है। लाइक अगर 5 और 11 कर दिया जाए, सॉरी 4 और 10 दिया हुआ है ना उसने, 4 और 10 दिया हुआ है, इसी तरह से 6 और 12 कर दिया जाए तो उसका सेंटर, अगर उसने ऐसी टर्म पूछी हुई है जो वाकई पहली दो टर्म्स के सेंटर में आ रहा है, तो यही ऑप्शन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बी पार्ट है 4th एंड 10th टर्म्स। अब 4th टर्म न्यूमेरिक नहीं है, उसने कहा है कि 4th टर्म जो है वो x है, एंड 10th टर्म जो है वो z है। फाइंड द 7th टर्म, अगेन वही प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब जो ए और डी में जाएंगे वो तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, चूंकि इसमें ना एक्स पता। हाँ आंसर आप, मैंने आंसर नहीं लिखे, लेकिन अगर आप आंसर ऑप्शन देखेंगे तो शायद वो एक्स वाई में भी आपको मिले, क्योंकि 4th और 10th टर्म का जो सेंटर बनता है वो 7th टर्म भी बनती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस z बाय 2। तो ये 7th टर्म है। और x z कहाँ रखना है, उसने तो हमें कोई न्यूमेरिक नहीं दिया, उसने लिखा हुआ है सारी टर्म्स x y अननोन में चल रही हैं, तो हमने भी उसका आंसर जो है वो अननोन के फॉर्म में ही बता दिया। तो इंपॉर्टेंटली ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि अरिथमेटिक मीन क्यों इसे कहा जाता है, बिकॉज the side two terms arithmetic mean is in its center, जिसकी वजह से इसे arithmetic mean का नाम दिया जाता है। 17 एग्जाम्पल आपके नोट्सों में भी है। The sum of 3 numbers in AP is 24। 3 नंबर है AP में है 24। Their product is for 40। Find the numbers। 3 नंबर है, AP में है, सम उनका 24 है, प्रोडक्ट उनका 440 है, नंबर बताने हैं। अच्छा, अगर हम पहले की तरह करते हैं, लेट 3 नंबर्स, 3 नंबर हैं x, y और z, ये 3 नंबर है, नंबर एपी में है। लाइक अगर आपको ये बताया जा रहा हो, तो फिर जो इक्वेशन है 3 बनेगी, उनका सम इन नंबर्स का उन्हें दिया हुआ है 24, प्रोडक्ट दिया हुआ है 440। तीसरी इक्वेशन तो जरूर होगी ना, तीसरी इक्वेशन नहीं होगी तो 3 अननोन तो नहीं फाइंड हो सकते। अब हम कह रहे हैं इक्वेशन में तो पूरी होगी, एक ये इंफॉर्मेशन थी, एक ये थी। और नोट करें, ये इंफॉर्मेशन आपने कहीं यूज नहीं की। अगर 3 नंबर एपी में हैं, ये वाले 3, तो फिर इसका मतलब है कि x प्लस z मस्ट इक्वल टू 2y। ये 3 इक्वेशंस पूरी हो गई। एक तो शायद हमें इक्वेशन ही ना मिलती तो इक्वेशन पूरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, नोट करें ये एडिटिव फॉर्म नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव। वरना एडिटिव फॉर्म होती ना तो मैंने कहा था इसके बाद आप कैलकुलेटर पे फीड कर दें, कैलकुलेटर पे फीड कर दें और इसको सॉल्व कर दें। लेकिन ये जो कि क्वेश्चन एडिटिव फॉर्म में नहीं है, इट इज इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, जिसकी वजह से इसको एज सच सॉल्व करना जो है वो टफ जॉब हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए फिर एक ट्रिक यूज किया गया और उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन आसान है। और वो ट्रिक क्या है, 3 नंबर आपने लेने हैं, उसने चूंकि बताया हुआ है वो नंबर एपी में है, तो आप नंबर ही ऐसे लें जो बने बनाए एपी में हो। कैसे, आप क्या करें, सेंटर में ए लिख दें, सेंटर में। ये फर्ज करें एक नंबर है सेंटर वाला, इससे अगला नंबर याद है
एपी में कैसे नंबर जनरेट करते हैं कि अगर एक फिक्स कांस्टेंट ऐड करें तो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर आप क्या ले लें, a प्लस डी। अब एडिशन का जो रिवर्स होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन। तो एक इसके बैक पे नंबर लेने और इसके रिवर्स प्रोसेस में प्लस के रिवर्स प्रोसेस में लेने, दैट इज नेगेटिव। अब जरा नोट करें ये नंबर तीनों एपी में है। वो क्यों एपी में है? इस नंबर में डी ऐड करेंगे तो आपको ये ए मिलेगा, और उसमें फिर डी ऐड करेंगे तो ये आपको a प्लस डी मिलेगा। द डेफिनेशन, इफ वी ऐड द फिक्स कांस्टेंट टू द प्रीवियस टर्म वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म। ये इसका एडवांटेज क्या है? वरना आप कहेंगे ऐसे 3 नंबर ले लें, हाँ ठीक है, ऐसे भी तो लिए जा सकते थे। 3 नंबर ये एपी में लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिए जा सकते हैं। इसमें मुश्किल क्या आएगी, या ये जो मैंने नंबर लिखे हैं इसमें आसानी क्या है? इसमें आसानी ये है कि जब आप नंबर को इस तरह से लिखेंगे और आपके पास सम की इंफॉर्मेशन दी हुई हो, सम की, देखिए जब आप इन तीनों नंबर्स को सम करेंगे ये इसके साथ जरूर कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस डी होगा तो नेगेटिव डी भी जरूर आएगा, और फिर इनका प्रोडक्ट भी है। दो अननोन है ना, 2 इक्वेशंस हैं। अब फायदा क्या हुआ, पहली इक्वेशन से फौरन आपके पास ए आ जाएगा। क्यों? a प्लस ए 3a, 3a 24 एंड a becomes 8। ये इसका फायदा है कि बड़े मिनिमम एफर्ट के साथ आप अगर इस तरह से नंबर डिफाइन कर देंगे तो बड़ी मिनिमम एफर्ट के साथ आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो a है उसको आप यहां प्लेस कर दें दूसरी इक्वेशन में, a 8 8 8 और इसको मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड को, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और d जो है वो आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 3। a is equal to 8 and d is equal to minus 3. So the numbers are in AP 5, क्यों? a 8 है, d 3 है। आप माइनस डी भी ले सकते हो, प्लस डी भी ले सकते हो, एक ही बात है। देखिए अगर आप माइनस डी लेते हो माइनस में तो यहां पर 8 माइनस 3 ये 5 बन जाएगा। दूसरा क्या है 8, और तीसरा क्या है सॉरी ये प्लस बन जाएगा। मैं दोबारा से लिख देता हूं, कोई प्लस ले लें या माइनस ले लें। अगर हम a को 8 ले लेते हैं और d जो है वो नेगेटिव 3 ले लेते हैं तो 8 माइनस डी, दूसरा नंबर था a, और a माइनस डी और प्लस डी, ये आपके पास 11 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, और ये क्या हो गया 8 और ये 5। अब देखिए ये 3 नंबर ऐसे हैं जो एपी में है, इनको सम करके देखें, इनका सम 24 बन जाता है, इनका प्रोडक्ट करके देखें वो 440 बन जाता है। तो उसने कहा था ऐसे नंबर बताने हैं जिसमें 3 खूबियां हो। कौन कौन सी? नंबर एपी में हो, बहुत सारे नंबर एपी में हो सकते हैं लेकिन सम भी 24 हो, और जब उन नंबर्स को प्रोडक्ट करें तो वो 440 बने। ये है ट्रिक जिसे आप याद करेंगे। क्या? सेंटर में लिखेंगे नेक्स्ट a प्लस डी, और उससे प्रीवियस क्या है a माइनस डी। कब? अगर आपको ना सम की इंफॉर्मेशन हो, फिर इस तरह से करने में आपको काफी बेनिफिट है। और आपने नोट किया जैसे ही मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, सम की चूंकि इंफॉर्मेशन थी, फौरन मुझे a की वैल्यू डिटरमिन हो गई। अगर आप यहां पर प्लस डी लिख लेते तो नंबर ये बन जाने थे। तो आपने पहले स्मॉल नंबर बोल दिया, फिर बाद में तो नंबर तो 3 एपी में है ना, ये भी एपी में है, सम इनका भी 24 है, प्रोडक्ट 440 है। ये तो हो गई कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कैसे करना है। अब अगर एग्जाम में आपके पास आता है तो ये अब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, वो इसलिए कि उसने आपको 4 ऑप्शन दी हुई, 4 ऑप्शन दी हुई हैं, और आपसे पूछा हुआ है कि 5, 10 और 15 क्या ये नंबर है, ये नंबर है 8, 5, 11 या 5, 8, 11, इस तरह से हो रहा है। आप रिवर्स चेक कर दें, 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए।
नंबर एपी में है, आपके ये एपी में तो है, बिल्कुल ठीक है, ये एपी में है। फिर चेक करें क्या सम 24 है, सम 24 नहीं है, तो ये तो नंबर हो ही नहीं सकते। क्यों? नंबर एपी में हो, सम 24 हो, प्रोडक्ट 440 हो, वही आंसर है। अब नेक्स्ट आ जाए, क्या ये नंबर एपी में है? ये नंबर एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, इसमें 3 ऐड करें, 3 माइनस करें तो ये आता है -3। क्या इसमें 3 माइनस करें तो ये आता है? अब ये नंबर एपी में नहीं है, आल्दो इनका सम भी 24 है, सम 24 है, प्रोडक्ट 440 है, लेकिन नंबर एपी में नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। भाई तीनों खूबी होनी चाहिए ना। अब थर्ड पर आ जाए, नंबर एपी में भी है, सम भी इनका 24 बनता है, प्रोडक्ट भी इनका 440 बनता है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है ना? तो बैक सॉल्व तो फिर इजी हो गया ना, आप बजाय इसके कि वो नंबर डिफाइन करें। लेकिन ये एक ट्रिक जरूर है कि अगर हमें नंबर्स डिफाइन करने हो, सेंटर में ए, अगला ए प्लस डी, पिछला ए माइनस डी, सम करेंगे डी के साथ, डी कैंसिल हो जाएगा और ए का आंसर आ जाएगा, और अगली इक्वेशन में आप ए को लिए सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके कोर्स में है, जिसमें उसकी टर्म कैसे फाइंड करते हैं और कुछ स्पेसिफिक टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं। अब जो दूसरी प्रोग्रेशन है आपके कोर्स में, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच, ऐसे नंबर जिनमें इन तीनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। क्या? रेशो, पहले था डिफरेंस, अब है रेशो। रेशो ऑफ टू consecutive terms remains the same। अब क्या मुराद है? लाइक अगर फर्ज करें आपके पास नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, रेशो बिटवीन, अब इन दो consecutive टर्म का डिफरेंस नहीं, रेशो लेना है, तो इनका डिफरेंस रेशो बनती है 4/2 विच इज 2। इनकी रेशो चेक करें कितनी बनती है, 6/4। ये तो 2 नहीं है, तो ये तो जीपी पे नंबर ही नहीं है, ये जीपी में नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं फर्ज करें ये नंबर इसमें से रब कर देता हूं और अब नोट करता हूं, तो अब एक है 2/4 विच इज 2, 8/4 नेक्स्ट ओवर प्रीवियस और 2, तो ये नंबर जीपी में है। अगर किसी भी सीक्वेंस में जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनकी रेशो, यही होती है ना रेशो, उनकी रेशो अगर सेम रहे तो हम कह देते हैं कि नंबर जीपी में है। और एपी में क्या था? उनका डिफरेंस अगर सेम रहता है। सेकंड डेफिनेशन, नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। उधर क्या था? सेकंड डेफिनेशन था नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, और अब यहां है नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ फिक्स्ड नंबर लाइक 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगी, जो ये लिखी हुई है बिल्कुल ऐसे ही जनरेट हो रहा है। आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई, लास्ट में नहीं, 2 फिक्स नंबर है, ऐसे भी हो सकता था, ठीक है ना, और ऐसे भी हो सकता है। $15 divided by 5, 3, 45 डिवाइडेड बाय 15, 3, सेम है ना, तो ये नंबर भी जीपी में ही है। कैसे? आप कह जी 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3s are 15, 15 3s are 45, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो अगला अगला नंबर आपके पास आता जा रहा है। अब वहां पर हमने था सेम कांस्टेंट ऐड करते हैं तो अगला नंबर आता है, और यहां पर है सेम कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर, और वहां पर उसको कॉमन डिफरेंस का वर्ड बोलते हैं। यहां पर इसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं और आर से करते हैं, यानी कि अगर दो डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि इसका R2 है, मतलब तमाम जो टर्म्स हैं कंसेक्यूटिव उनकी जो रेशियो है वो 2 आ रही है। और तीसरी डेफिनेशन, आपने ना जो तीनों डेफिनेशन उसके पैरेलल पढ़नी है। वहां पर डिफरेंस का वर्ड था, यहाँ रेशियो है, वहां एडिंग का वर्ड था, यहाँ मल्टीप्लाइंग है। और तीसरी रीजन थी कि उसे अरिथमेटिक क्यों कहते हैं, क्या उसका एएम से कोई ताल्लुक है? तो मैंने बताया बिल्कुल उसका एएम से ताल्लुक है। तो यहां देखें इसका जीएम से भी
ताल्लुक है। और क्या है? द इंटरमीडिएट टर्म बिटवीन टू टर्म्स इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टर्म्स, जीएम, इसीलिए इसका नाम जीएम है। यानी कि जो साइड वाली टर्म है उनका ज्योमेट्रिक मीन कहां पर है? उनकी सेंटर टर्म में। लाइक ये देखें 2, 4 और 8, फर्ज करें ये टर्म है, ये दो साइड की टर्म है, इनका जीएम लेना है। याद है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। जितनी वैल्यूज का जीएम लेना है उनको मल्टीप्लाई कर लें और पावर ले लें काउंट करके जितनी है। 16 4 से डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। 4 क्या है? जीएम। कहां है 4? उसके सेंटर में। और ऐसा ही जरूर होगा, इसी वजह से उसको हम जीएम कॉल करते हैं। यानी कि कोई भी सीक्वेंस या ये डेफिनेशन ले लें या ये डेफिनेशन ले लें या ये डेफिनेशन ले लें, उस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलते हैं अगर उनकी जो सेंटर टर्म है वो उसकी जो साइड की जो दो टर्म्स है उनका वो ज्योमेट्रिक मीन हो तो उसे हम जीएम कॉल कर देते हैं। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं फर्ज करें कह देता हूं कि ए बी सी 3 नंबर्स हैं तो और वो जीपी में है, जीपी में है, तो जरूर ए और सी इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेंगे? ये आगे ज्योमेट्रिक मीन मस्ट इक्वल टू बी होना चाहिए ना। और अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेता हूं तो मैं कहता हूं ये फिर जरूर होना चाहिए। उसमें क्या था? एपी में, एपी में ये था 2 टाइम्स सेंटर टर्म, यहां मल्टीप्लीकेशन आ गई और ये जो 2 है वो यहां पर चले गए, हाँ ये वाली टर्म, ये वही लिखा हुआ है, ये ज्योमेट्रिक में नहीं लिखा हुआ। ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये ज्योमेट्रिक में लिखा हुआ किसका? ए और सी का। अब इसके भी उसी तरह से ही हमें देखना है कि इंक्रीजिंग कब होगी, डिक्रीजिंग कब होगी। लाइक नोट करें, इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन 4 और 2 16 स्क्वायर रूट या 4 सेंटर में है, या 4 और 16 64 का स्क्वायर रूट उसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 8 सेंटर में है, पता लग गया ये जीपी है। अब आर की बात करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे या 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे या 16 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, सबके लिए R2 आएगा। और नोट करें 2 4 6 8 सीरीज बढ़ती जा रही है, तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसका R जो है वो 2 है। लेकिन अगर ये लिख दिया जाए तो क्या ये जीपी नहीं है? ये भी जीपी है, इसलिए ये भी जीपी है कि 8/16 का आंसर आ रहा है 1/2 0.5, तो 4/8 का भी वही आ रहा है, 2 और 4 का भी वही आ रहा है। तो सबके जो मीन्स हैं उनका जो नंबर्स है वो सेम आ रहे हैं। इफ R इज ग्रेटर देन 1 देन जीपी इज इंक्रीजिंग। अगर R जो है वो 1 से ग्रेटर है तो जीपी जो होगी वो इंक्रीजिंग होगी। जैसे इसका R2 है और नोट करें जीपी इंक्रीजिंग है। और अगर 1 लेस देन 1, नेगेटिव नहीं कह रहा, लेस देन 1 कह रहा हूं, तो इसका जीपी जो है वो डिक्रीजिंग है, तो उसका जीपी जो है वो डिक्रीजिंग जीपी में ये नंबर्स आ जाएंगे। आर में भी पॉजिटिव, आर में भी नेगेटिव, लेकिन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का पता चलता है कि वो ग्रेटर देन 1 है या वो लेस देन जो है वो 1 आ जाता है। अब इसके रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। उसी तरह से nth टर्म ऑफ जीपी मैं जरा रिपीट कर दूं, एपी की टर्म हम nth लिखते थे a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। और अब जो है जीपी की अगर लिखनी हो तो a इंटू नॉट a प्लस a इंटू आर और पावर एच की एक टर्म दैट इज n-1। तो इस तरह से आप जीपी की कोई सी भी टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लाइक फाइंड द 7th टर्म ऑफ जीपी, इसकी 7वीं टर्म बतानी है। अब हमने तो नहीं पता, हमें तो नहीं इसका आइडिया हो रहा कि ये क्या है, तो पहले तो फिर चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 9 स्क्वायर रूट अगर उसके सेंटर में होगा तो ये जीपी है, अदरवाइज फिर ये चेक करेंगे, ये सेंटर में होगा तो एपी है, तो इसके सेंटर में 5 तो नहीं है, हाँ 3 जरूर है, तो ये जीपी है, तो डिक्लेयर हो गया ये जीपी है। A1 ए क्या चीज है? फर्स्ट टर्म। R3 3 कैसे? 3/1 कर दें, 9/3 कर दें, 27/9 कर दें, सबसे एक ही आंसर 3 आ रहा है। और तो n 7th टर्म मालूम करनी है, तो 7th टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1, एक कम 729 होगी। यानी कि ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाएगा, तो जब 7वीं टर्म आएगी वो 729 आ जाएगी।
उधर हमने डी पहले फाइंड किया और फिर कैलकुलेशन की, यहाँ आर जो है वो हमें कंसर्न है, एंड देन आपने उसकी कैलकुलेशन जो है वो फाइंड करनी। फाइंड विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 64। कहता है ये सीक्वेंस चल रहा है, इस सीक्वेंस में 64 एक टर्म आ जाएगी, बताना विच वन। अब पता नहीं एपी से करना है कि जीपी से, तो आपको चेक करना पड़ेगा। 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 5, क्या सेंटर में 5 है? नहीं, एपी तो नहीं है। 2 × 8 स्क्वायर रूट 4, सेंटर में 4 है, 4 है, तो ये जीपी है। जीपी है तो ए इसका 2 है, आर इसका 2 है। अब कोई टर्म आपको मालूम है 64, लेकिन पता नहीं कौन सी है, यानी कि क्या मिसिंग है? एन, एन इसमें मिसिंग है। तो 64 इज इक्वल टू 2 × 2 टू द रेज पावर n-1, और ये आ जाएगा 32। अब आपको जो एक्सपोनेंशियल रूल या लॉगरिथमिक रूल्स पढ़ाए गए थे, आप समझ लें ये उसका यूज है। अब क्या करें, n फाइंड करना है, n अननोन है और अननोन इज इन पावर, यही हो रहा है ना, अननोन इज इन पावर चलेगा, कोई बात नहीं, हमें पता है कि जी हम पहले एक्सपोनेंशियल रूल चेक कर लेते हैं, नहीं लगेगा तो फिर लॉगरिथमिक्स पर आ जाएंगे। तो क्या 32 को 2 की पावर में लिखा जा सकता है? तो 2 की पावर 5, देखे ना, वो लॉग वगैरह लेने से आल्दो आप कहेंगे डायरेक्टली कर लिया करें तो कर लिया करें, लेकिन ये मेरा ख्याल था कि जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा 6। तो इस सीक्वेंस की जो छठी टर्म आएगी, द 6th टर्म आएगी, वो 64 होगी। तो बिल्कुल उसके पैरेलल ही है। nth टर्म बता दें, वो 7th टर्म पूछता है, फिर अगली में जाके वो टर्म बता देता है, नंबर पूछ देता है कि ये कौन सा नंबर में 7th है, 8th है, 9th है। तो ये 6th टर्म इस सीक्वेंस की जो होगी वो 64 होगी। जिस तरह से आज मैंने आपसे अभी एपी के 3 नंबर स्पेसिफिक वे से डिफाइन करना बताए, क्या? सेंटर में ए, नेक्स्ट ए प्लस डी, और रिवर्स पे ए माइनस डी, और अरिथमेटिक मीन में हर अगली टर्म प्लस करके जनरेट होती है। कोई क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 84, सम 84 है, प्रोडक्ट इनका 4096 है, फाइंड द नंबर। वही 3 इंफॉर्मेशन, पहले यहां वर्ड एपी था, सम 24 था, प्रोडक्ट 440 था। अब नंबर जीपी में है, सम 84 है और प्रोडक्ट है उसका 4096, सेंटर में ए, एक नेक्स्ट एक बैक पैटर्न से। अब वहां ऐड करके अगली टर्म आती है, यहां मल्टीप्लाई करके आती है, और किससे? आर से। रिवर्स में मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स करना है, उधर डी माइनस किया था, इधर आर डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स क्या होता है? डिवीजन। अब 2 कंडीशंस लगा दें, कौन सी? उनका सम तीनों नंबर्स का बता दिया 84, उनका प्रोडक्ट बता दिया तीनों नंबर्स का 4096। अब बेनिफिट तो कोई हो नहीं रहा। आप कहते हो उसमें तो प्लस था ना, तो प्लस भी आया था, माइनस भी आया था, कैंसिल हो गया था, और हमारे लिए इजी है सॉल्व करना। लेकिन अब आपको जीपी में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्यों? जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा और ए की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है ना। आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा और ए की पावर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। अब ए की पावर 3 जो है वो 4996 आ रही है। ये मुश्किल नहीं होता, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। इसकी पावर 1/3 लेंगे तो 16 जो है वो एक आंसर आ जाएगा। तो उसमें क्या था, पहली इक्वेशन से ए मिला था, हमने दूसरी इक्वेशन में पुट किया। और अगर जीपी का इंफॉर्मेशन हो और इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हो, तो क्या करेंगे आप? सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आपकी हेल्प करेगा। क्यों? जो अगर आर मल्टीप्लायर में भी होगा, डिवाइजर में भी होगा, वो ऑलवेज आप कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। अब ए की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इनटू द फर्स्ट इक्वेशन। जब आप पहली इक्वेशन में ए की वैल्यू एक्चुअली पुट करोगे, तो पहली इक्वेशन में है ए ओवर आर, ठीक है ना, प्लस ए आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 84। आप जरा पहले फ्रैक्शनल इक्वेशन आर से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, तो ये ए बन गया प्लस ए आर, एक्चुअली ये आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए बनेगा, ये ए आर बनेगा। मैंने वो मल्टीप्लीकेशन के बाद लिखा हुआ, यानी कि इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं,
इस इक्वेशन को अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होके a देगा, r इससे मल्टीप्लाई होगा तो ar आएगा, और r इससे मल्टीप्लाई होगा तो ar स्क्वायर आएगा, और r इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84r आ जाएगा। 84r कहां से आ गया? ये एक्चुअली ये वाली, सॉरी यहां पर मैं पुट कर रहा हूं क्योंकि सम है ना, सम की इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आप a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। r में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, दो आंसर आ गए r के। दोनों में से कोई एक आंसर यूज करने, लाइक r4 यूज कर लिया। 16/4 ये पहली टर्म होनी चाहिए, 16 दूसरी टर्म होनी चाहिए, और 16 into 4 थर्ड टर्म होनी चाहिए। 4, 16 और 32 ये चेक कर लें, ये जीपी में है। 64 16 चौका 64 चेक कर लें, ये जीपी में है, ये तो जीपी में है। सम चेक कर लें 84 होगा, प्रोडक्ट चेक कर ले 4096 होगा, तो इसका मतलब है कि दिस वन इज द ट्रू आंसर। अगर आर आप 1/4 लेंगे तो बस नंबर इस तरह से लिखे जाएंगे, तो बात तो एक ही है। जीपी में होने चाहिए हैं, सम उनका ये होना चाहिए, प्रोडक्ट उनका ये। और ये इंफॉर्मेशन कब? जब आपके पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, तो फिर ये चीज आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहती है। क्वेश्चन है, let insert three geometric mean between 3 and 48। अब उसने ज्योमेट्रिक मीन इसको क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि अगर लिखा जाए 3, 6, 12, 24, 48 लाइक दिस वन, ये जो है 6, ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका? इन दोनों का। ये जो 12 है ये ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का, और ये जो 24 है ये ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का। लेकिन जो इस वक्त 5 नंबर दिए गए हैं, इनमें 48 किस किस का ज्योमेट्रिक मीन है? 24 का, और लेकिन 48 के बाद तो है ही नहीं, ये तो किसी की इंटरमीडिएट टर्म ही नहीं आ रही। तो कह सकते हैं कि जब आप एपी या जीपी लिखते हैं, साइड की 2 टर्म अगर छोड़ दी जाए, यानी कि पहली और आखिरी, उधर बाकी जो सारी टर्म होंगी वो किसी ना किसी का एपी जरूर होंगी, और इधर जो सारी टर्म होंगी वो किसी ना किसी का जीपी जरूर होंगी। ऐसा ही है ना? या आपको एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि उसने आपको पहली और आखिरी टर्म बताई है, दरमियान वाली 3 टर्म जीपी के कहता, आप बताएं क्या बनेगी। अब आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपको कोई टर्म फाइंड करना कंसर्न हो, आप क्या फाइंड करते हो? ए और आर। ए तो मालूम है 3, आर मिसिंग है। अब आर फाइंड करने के लिए हम कहेंगे कोई टर्म हमें मालूम है, लेकिन ये नहीं समझ आ रही विच वन। कोई टर्म हमें मालूम है 48, ए कितना है 3 मेंशन है, आर यही तो मालूम करना है। टर्म कितनी है पता है? 5 है, तो 4 है ना, पता है ना 5 है तो 4। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आर का आंसर 2 आ गया। अब आर का आंसर जब 2 आ गया है, तो एक डेफिनेशन जीएम की ये थी, इफ वी मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर बाय अ फिक्स कांस्टेंट टू गेट द नेक्स्ट नंबर। अब पहला नंबर तो 3 है, इससे अगला नंबर लेना हो, आर 2 से मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाएगा? 6। इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24। इसका मतलब तीनों हमने बता दिया। तो अगर सीक्वेंस कंप्लीट करके लिखना हो तो सीक्वेंस आप कंप्लीट करके लिख सकते हैं, जिसमें 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स हैं मुख्तलिफ टर्म्स के। हाँ, किसी का कोई, लेकिन है जो ज्योमेट्रिक मीन। और अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हम चेक कर ले। उसने कहा 3 यानी कि ये टर्म्स हैं, ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। तो सिंपली आपको वो पूछ रहा है, मैंने ए बी सी डी 4 मैंने आंसर लिखे हुए हैं, इनमें जीपी कौन सा बनता है? जीपी जो सेंटर की टर्म्स होती है ना, साइड वाली की, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जरूर किसी ना किसी टर्म का जीपी होती है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जरूर किसी ना किसी टर्म का वो
जो है वो एपी जरूर जो है वो होती है। अब जरा सम करना, सम ऑफ जीपी। अभी हमने प्रैक्टिस की कि अगर आपको कोई टर्म आइडेंटिफाई करना हो, या फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम किस तरह से। अब यह है कि जीपी की टर्म का सम करना है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट है। अगर जीपी डिक्रीजिंग हो, याद है डिक्रीजिंग कब होती है? जब आर लेस देन 1 होता है। अगर जीपी डिक्रीजिंग हो यानी कि उसका आर लेस देन 1 हो, तो फिर सम इस फार्मूले से किया जाएगा, इसका जीपी का सम। उधर क्या था? उधर था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इधर क्या चीज है? इधर है कि अगर r लेस देन 1 हो यानी कि डिक्रीजिंग जीपी हो, तो उसका सम करना हो a इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। और अगर वो इंक्रीजिंग हो, R1 ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग होता है ना, और अगर जीपी इंक्रीजिंग हो तो सम लिटिल बिट डिफरेंट। कैसे? इधर 1 माइनस आर एन करना, इधर आर एन माइनस 1 करना है। अगर ये 1 माइनस आर एन है तो नीचे 1 माइनस आर है, अगर ये आर एन माइनस 1 है तो आर माइनस 1 है। बस ये सीक्वेंस याद कर ले, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एक तो चेक करें जीपी है, फिर ये भी चेक करना है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। वो आपको आर से पता चल जाएगा। आर ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग, ये वाला दूसरा फार्मूला, दूसरे फार्मूले से सम करेंगे। और अगर आर लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग, तो पहले वाले फार्मूले से हम सम करेंगे। एग्जांपल 26 है, कहता फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये कोई उसने सीरीज दी हुई है और इसका सम फाइंड करना कंसर्न है। 3/4, 1 होल 1/2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। पहला चेक करें कि 3/4 और प्लस करके देख लेना, 3 डिवाइडेड बाय 2, 15/8 बन जाता है। वो तो दरमियान में नहीं है, दरमियान में तो आ रहा है 1 होल 1/2। अब इनका प्रोडक्ट करके देखें और स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 3/2। और 3/2 को लिखना हो तो 1 होल 1/2, वो उसके सेंटर में है ना, ये तो फिर जीपी हो गया ना, जीपी हो गया। अब मसला है आर। आर कैसे फाइंड करते हैं? आर फाइंड करते हैं नेक्स्ट, इसे लिख सकते हैं ना इसको, या इसे नेक्स्ट ओवर प्रीवियस। और प्रीवियस क्या होगा? 3/2 होगा। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2/3, और ये कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। इसका मतलब है आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सीरीज इंक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग है तो इस फार्मूले से आप सम कर देंगे। ए की वैल्यू पुट की, कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व किया, और उसने अगर डेसिमल में लिखा होगा तो डेसिमल में, और अगर उसने फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर लिखा होगा तो फ्रैक्शन। तो पहला काम हो गया पहचानना कि ये है क्या, और दूसरा काम हो गया ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि जी इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 हो या डी नेगेटिव हो, तो फार्मूला एक ही। लेकिन जीपी में दोनों डिफरेंट। ये कोई मैं डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहा, इसकी रीजन है क्यों ऐसा होना है, लेकिन जो कि कोई किसी भी चीज की डेरिवेशन आपसे नहीं डिस्कस की जा रही, तो फिर आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग जीपी का सम कैसे फाइंड करते हैं और डिक्रीजिंग जीपी का सम किस तरह से। एग्जाम्पल 28 है, My Heather, Mr. Heather, I think. चलो, My Heather deposited ₹25 at the end of each month in a bank. हर माह वो बैंक में 25 रुपए उसने जमा कराए। Thereafter, at the end of every following month, he deposited 5% more than the deposit of the previous month. जो उसने प्रीवियस मंथ में जमा कराए, अगले मंथ फिर वो बैंक में अपना पैसे जमा कराने गया ताकि मैं सेव कर सकूं। उसके पास ज्यादा पैसे आ गए, उसने ज्यादा जमा करा दे, पिछले से ज्यादा जमा कराए। कितने ज्यादा कराए? 5% मोर देन द डिपॉजिट ऑफ द प्रीवियस टर्म।
तो अगला जो डिपॉजिट है वो पिछले डिपॉजिट से 5% ज्यादा होगा। कहता व्हाट विल बी हिज टोटल डिपॉजिट, जब वो बैंक में एक्सक्लूसिव ऑफ एनी इंटरेस्ट, अदरवाइज हमने अगला चैप्टर इंटरेस्ट का भी पढ़ना, तो बैंक में पैसे बढ़ते रहते हैं ना, जमीन पे पैसे लगा देना वो नहीं बढ़ते, बैंक में लगा दें तो बढ़ जाते हैं इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना। तो वहां उसने कह दिया नहीं जी, बस जैसे कमेटी नहीं होती कि अगर आप किसी के पास पैसे जमा कराते हैं तो आखिर में आप अपने पैसे लेते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आपको मिलते। तो उसने पैसे कैसे जमा कराए, 25 रुपए उसने पहले मंथ में जमा कराए, अगले मंथ में 25 को इंक्रीज कर दे 5%, याद है फार्मूला, ये इंक्रीज हो गया। तो उसने अगली दफा, इसे सॉल्व ना करे, इसको ऐसे रहने दें, अगली दफा उसने बैंक में इतने पैसे जमा कराए, नेक्स्ट मंथ डिपॉजिट उसका ये था। अब अगले मंथ का जो डिपॉजिट था मजीद इसको 5% बढ़ा दे मजीद, तो अगले मंथ का डिपॉजिट आ गया, नेक्स्ट मंथ का डिपॉजिट आ गया, एंड सो ऑन। इस तरतीब से वो पैसे जमा करा रहा है। पहले 25 जमा कराए, अगली दफा उसका 5% ज्यादा करके, फिर जो पैसे पिछले मंथ कराए थे फिर 5% ज्यादा कर दिया, 5 एंड सो ऑन। कहता है 1 ईयर के टोटल डिपॉजिट बताने हैं, हर मंथ वो डिपॉजिट ज्यादा जमा करा रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। तो 12 मंथ का जो डिपॉजिट होगा जमा कर लेंगे। अब इन सबको जमा करना है तो चेक कर लें कहीं ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो नहीं है। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा ना 25 1.05 ओवर 25, ये कैंसल, ये बन गया। अब जरा दूसरा भी चेक कर लें, क्या इसकी भी रेशियो वही बनती है। कॉमन रेशियो का ये मतलब होता है ना कि हर दो नंबर्स कंसेक्टिव जो है वो, ये तो खैर इससे कैंसिल हो जाएगा, 1.05 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, इसकी भी बन, इसका मतलब सबकी आर एक ही बनती है, तो ये जीपी है। अब आर ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग जीपी का फॉर्मूला लगेगा, ए की वैल्यू 25, उसके बैंक में 397 रुपए 73 पैसे 93 पैसे हो जाएंगे। अगर वो इस तरतीब से अपने बैंक में डिपॉजिट करवाता है तो आखिरी साल जब 1 साल के टोटल डिपॉजिट्स हो जाएंगे तो उसकी टोटल अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट हो चुकी होगी वो इस प्रॉब्लम्स में होगी। मैं एक प्रॉब्लम करता हूं फिर मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, एक ये वाला बस, फिर मैं आपसे। Al Madina Company offers to a contractor, Mr. Mahmood, 2 alternative schemes. Scheme 1, 300,000 for the whole contract. काम करवाया उन्होंने कंट्रैक्टर से, ठेकेदार से, और उन्हें कह दिया कि आप या तो हमसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो काम आपने करना है ठेके पे नहीं दे देते, जैसे उसने कहा जी आप ऐसा करें हमसे 3 लाख रुपए ले लें, पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका 3 लाख हमसे ले लें। या फिर उन्होंने एक और ऑफर दी उसे, और वो क्या थी, वो कहता है जी पहले दिन, कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन हम आपको 1 रुपया देते, पेमेंट करना ना 1 रुपया, बस कहते 1 रुपया देंगे, दूसरे दिन आपको 4 रुपए मिलेंगे, बढ़ा दिया उसने, तीसरे दिन आपको 16 रुपए देंगे हम, और कहता है ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का, 10 दिन। तो क्या पैटर्न बना, पहले दिन उसे 1 रुपया मिलेगा, दूसरे दिन उसे 4 रुपए मिलेंगे, तीसरे दिन उसके 16 रुपए मिलेंगे। कहता बस एक पैटर्न के साथ हम बढ़ा रहे हैं और 10 दिन तक ऐसा ही होगा। और क्वेश्चन क्या है, विच स्कीम शुड मिस्टर महमूद एक्सेप्ट, मिस्टर महमूद को कौन सी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। पहले मेथड से जिसे कहते हैं ना लमसम, एक ही दफा ऑल टुगेदर 3 लाख, दूसरे में 1 रुपया, फिर 4 रुपए, फिर 16 रुपए। अगर मैं सिर्फ 3 दिन की उसकी पेमेंट इकट्ठी करूं तो मिस्टर महमूद को 21 रुपए मिलेंगे 3 दिन में, ऐसा ही है ना, 3 दिन में, और 10 दिन लगेगा, ऐसे बड़ी मामूली से क्यों मिस्टर महमूद को वही करना चाहिए। आप इसको जमा तो करके देखें, 1 रुपया, फिर 4 रुपए, फिर 16 रुपए, फिर 64 रुपए। तो मुझे ऐसे आइडिया हुआ कि ये 4 के बर्डन ना जीपी है, जीपी कैसे है, 16 को 1 से ज़रब दी, स्क्वायर रूट लिया, 4 उसके सेंटर में जीपी है, 4 को 1 से डिवाइड करे या 16 को 4 से डिवाइड करे तो कॉमन रेशियो 4 है, तो जीपी है भी इंक्रीजिंग जीपी।
तो मैं जरा 10 दिन की उसकी पेमेंट तो इकट्ठी करके देखो, सम फॉर 10 डेज, सम फॉर 10 डेज, A1 है क्योंकि पहली टर्म 1 है, R4 है, N10 है, यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं 3,49,525, दूसरी टर्म ठीक है। तो हमें लग रहा था कि ये तो पहले में 3 लाख है, यहाँ तो 3 दिन का 21 रुपया बनता है, तो 10 दिन के कितने बन जाएंगे, तो 70-80 बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो आप टर्म भी करके देखें। और एक्चुअली क्या हो रही है, 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। और जब वो 9वें दिन में जो भी रकम आएगी 9th 10th में उसका 4 गुना हो जाए ना, जिसकी वजह से सबको सम किया तो बड़े रैपिडली उनका सम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो किसी जगह ने लिखा कैसे करना है, जीपी से क्यों करना है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ आसान है, मैं खुद कह रहा हूँ यहाँ आसान है। क्यों, इस वक्त सारा फोकस आपका एपी या जीपी में से कोई चीज ढूंढना है। मुश्किल है जब आपको पेपर में आ जाता है और आपको आइडिया नहीं हो रहा ये किस किस किस्म या किस चीज से का रेलेवेंट प्रॉब्लम है। जी, अब अगर किसी ने मुझसे कोई आज जो हमने पढ़ा यहीं तक, मैं थोड़ा सॉरी लेट हो गया, मुझे यूनिवर्सिटी में आया था बल्कि बिफोर टाइम आ गया था, लेकिन पीछे से मुझे जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ओपन है कॉल आ गई, तो आई हैव टू गो बैक, और फिर मैं रास्ते में लेट हो गया। जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन जो हमने अभी किए हैं। अच्छा, सीक्वेंस सीरीज का कल थोड़ा सा 10 मिनट का और लेक्चर होगा तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट मुझे इन्फॉर्म करते हैं वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा नहीं है आपके ना पेपर में एपीजीपी की, यानी कि इस चैप्टर से रेलेवेंट ना को बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं है। लेकिन मुझे इसलिए मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता कि उनको कैसे पता है कि पेपर में एपीजीपी का क्वेश्चन नहीं था, पता ही नहीं लगा होगा ना, हो सकता हो उनको तो पता ही नहीं चला, ये तो एपी वो तो समझ रहे फलाना था, उन्होंने तो बात यही कहना आके एपीजीपी का आया कोई नहीं है, पता चला 6 क्वेश्चन जो उन्होंने नहीं किए वो इसलिए नहीं उससे हुए, वो थे ही एपीजीपी के जो तुमने तैयार ही नहीं किए। तो इसलिए जैसे आजकल वो क्या कहते हैं, कोरोना किसी को हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता, वो हो भी जाता है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि क्वेश्चन आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कहेंगे आया ही कोई नहीं, मैंने तो एपीजीपी बड़ा तैयार किया था, पता चला क्या तैयारी थी, 6 क्वेश्चन थे, आपको तो पता ही नहीं चला वो एपी से सॉल्व होने थे या जीपी से, ठीक है ना। देन एनीवन एनी क्वेश्चन? जी निम्रा, करें अपना माइक ऑन। 1 मिनट में आपको अलाउ करता हूं। जी आप कर सकते हैं अपना माइक ऑन, खुद ही करें। सर आपने अभी एग्जाम्पल नंबर 14 समझाई है, वो एक मरतबा फिर बता दें, वो समझ नहीं आई। और उससे एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने तो 14 समझाई नहीं है, आज समझाई नहीं मैंने, ये बात कर रहे हैं। सर नहीं, नोट्स के हिसाब से एग्जाम्पल नहीं, नंबर ये मुझे 14 नहीं पता फिर बताइए कौन सी है। सर। स्लाइड में बताओ, स्टेटमेंट पढ़ो ना। स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। आप सुन ही नहीं रही। सर इफ 4th and 10th टर्म ऑफ एपी, ये वाली, ये वाली है जो आपके पास देखें। अगर फर्ज करें मैं ये नंबर लिख रहा हूं 2 4 6 8 10 12 14, चले इतना लिख लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है। अगर मैं सिर्फ इन तीनों को लूं और आपसे पूछूं कि 1 और 3rd टर्म, आप कहेंगे 2nd टर्म जो होगी ये इनका अरिथमेटिक मीन होगा। ये देखिए 2 + 6 / 2 8, 4 ही बनता है। अच्छा, टर्म अगर मैं 5 कर दूं, अब जरा नोट करें, पहली और 5वीं, इसका सेंटर वाली कौन सी टर्म है? 3rd। नोट करेंगे इसका ज्योमेट्रिक मीन है 2 + 10 का, तो बिल्कुल ये तो ज्योमेट्रिक मीन ही बन गया, ठीक है।
अगर मैं 7 टर्म्स लूं ये वाली और आपसे पूछूं पहली और 7वीं का ज्योमेट्रिक मीन कौन सा होगा, तो 1 जमा 7 डिवाइडेड बाय 2 चौथी टर्म, ये ज्योमेट्रिक मीन सॉरी अरिथमेटिक मीन होगा। नोट करें ये ऐसा है 2 + 14 का, तो ये 16 और 8 ही बनता है। तो लाजमी तो नहीं है सेंटर इन 3 का ही होना है। मैं कहता हूं पहली और 7वीं का सेंटर कौन सा होता है, चौथी टर्म, तो देखें वो भी है। अब यहां पर मैंने यही आपसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि फोर्थ टर्म आपके पास है 16, 40वीं 10वीं टर्म जो है वो है 40। आपसे पूछ लिया 7th टर्म बताएं। आप कहें 1 मिनट जरा नोट करते हैं कि 4th और 10th का सेंटर कौन सी टर्म होती है। 4 जमा 10 14 डिवाइडेड बाय 2 7। 7वीं जो टर्म बनेगी वो बिल्कुल इन दोनों के सेंटर वाली टर्म होगी। और हमने पता है कि एपी में जो सेंटर टर्म होती है वो अपनी टर्म्स का क्या होती है, अरिथमेटिक मीन। सॉरी 16 और 40 का अरिथमेटिक मीन 56 आ जाएगा ना, 56 को 2 पर तकसीम कर दो 28 आ जाएगा। तो ये 7वीं टर्म जो होगी वो 28 होगी। क्यों? 7वीं टर्म एक्चुअली 4 और 10th का सेंटर है, और एपी में जो भी टर्म बाकी टर्म्स का जो भी टर्म होती है उनका सेंटर हो जाए तो वो जो है वो उसका अरिथमेटिक मीन होती है। फिर मैंने ये खत्म कर दिया और कह दिया ये x है और ये z है। आप कहें जी 4 और 10 इनका सेंटर बनता है 7वीं टर्म, और जो 7th टर्म होगी वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगी। और यहां पर क्योंकि वैल्यूज नहीं दी हुई, सॉरी अरिथमेटिक मीन होगी, तो यही हम इसको डायरेक्टली हर जी लाजमी तो नहीं 1/3 का सेंटर ही सेकंड होता है, 1/5 का सेंटर भी तो थर्ड होगा ना, वो तो बहुत सारी है ना। तो इस तरह से हर टर्म जो होगी जो सेंटर में आएगी वो अपनी जो साइड की जिसकी भी वो सेंटर वाली टर्म है वो उसका अरिथमेटिक मीन होगा। हाँ जी, और कोई? चलें जी, ठीक है सर जी। सर लॉग वाले चैप्टर में से भी कुछ क्वेश्चंस रहते थे। वो मुझे एक दफा ये चीजें खत्म करने देंगे आप, फिर जब आप रिवीजन में जाओगे, क्योंकि इस तरह से हम इधर से बैक चले गए ना, और आपको मैंने आंसर किया, फिर कोई कहेगा एलपी से बताएं, कोई कहेगा मैट्रिक्स से बताएं, तो अगला कहा अभी तो 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हमारे रहते हैं। एक दफा मैं खत्म करूंगा अपना कोर्स, फिर जो जो आपको प्रॉब्लम आएंगे वो मैं आपसे पूछूंगा। चैप्टर वाइज फिर चलेंगे ना, मैं आपको कह दूंगा कि आज ये लॉग और मैट्रिसेस के चैप्टर हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछें। बल्कि मैं टेस्ट का भी अब बता दूंगा कल आपको कि कल आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, कल नहीं, जब भी टेस्ट होगा मैं आपको बता दूंगा।